हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई नो स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। पीटी 365 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कवरेज में दिस इज आवर सेकेंड क्लास, जहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस issues related to constitution, that is topic number 3, and center state relations, topic number 4. So let's start our class. See, आगे बढ़ने से पहले I would like to highlight some things कि this exam is not about one liner, this exam is not about facts, और एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि कोई जादू का छड़ी घुमा दिया और हो गया. दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस एनालिसिस एंड एनालिसिस. सो हमारे क्लासेस ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी एनालिटिकल, they are going to be holistic, and that's why they are going to be lengthy. एंड ये क्लासेस ना उनके लिए बने ही नहीं है जो कोई टुटका या फिर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं. उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे पड़े हैं. सी देखिए, ऑलमोस्ट 50K स्टूडेंट्स आर देयर हु प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम सीरियसली. एंड मुझे पता है कि अगर वो PT 365 है, फॉर दैट मैटर कोई भी मैगज़ीन कर रहे होंगे प्रिपेयर, तो बहुत ही सीरियसली एंड होलिस्टिकली बहुत अच्छे थॉरली प्रिपेयर कर रहे होंगे. नॉट कि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ देयर कॉन्फिडेंट. सो ये जो धर्म क्षेत्र पे कंटेंट है ना, ये उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है कि मैं अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ PT, तो या फिर फॉर दैट मैटर कोई और मैगज़ीन, होलिस्टिकली करूँगा, चाहे वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए करूँगा कि ओके आई हैव प्रिपेयर्ड दिस मैगज़ीन थॉरली. तो ये यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिल रही है उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए, एंड धीरे धीरे धर्म क्षेत्र उन तक पहुँच जाएगा. अगर आप कोई शॉर्टकट देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप द वीडियो. दिस वीडियोज़ आर नॉट गोइंग टू बी शॉर्टकट. ये वीडियोज़ बहुत होलिस्टिक एंड एनालिटिकल होती है. ऑफकोर्स आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहली जो आर्टिकल है हमारे पास न्यूज़ की, वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है. इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लंबी आर्टिकल है, दिस विल टेक टाइम, बट इसके बाद एवरीथिंग रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड द रिसेंट रूल्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स to implement the Citizenship Amendment Act 2019. Everything related to it will be covered. Okay, चलिए जी. देखिए, न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज की गई थी कोर्ट में, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सिटीजनशिप सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट है. चलिए कुछ बातें सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जानेंगे. सी, सिटीजनशिप एक्ट प्रिस्क्राइब्स, देयर आर 5 वेज प्रिस्क्राइब करता है टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप. इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करने के 5 तरीके बताता है. पहला है बाय बर्थ, सेकेंड इज बाय डिसेंट, थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. Clear है? There are 5 ways to acquire Indian citizenship: by birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory. पॉज करेंगे आप क्योंकि कुछ टास्क दे रही हूँ. देखिए, आपका टास्क है, आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत की, उसमें सिटीजनशिप को बहुत अच्छे से कवर किया गया है. आप उसका, लेकिन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है. एंड दिस 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, वहाँ पे बहुत अच्छे. अगर डिसेंट है तो डिसेंट का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में डिफरेंस क्या है. अगर टेरिटरी इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया में, फिर उसके बाद के जो इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है वो ऑटोमेटिकली उसके जो सिटीजन्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे. मीन्स इन 5 टर्म्स के आपको बेसिक मीनिंग्स पता होने चाहिए. देखिए, डिटेल में जो वहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कट ऑफ डेट ये होता है, वो सब नहीं देखना है आपको इनके मतलब पता होने चाहिए. साथ ही साथ ये तो सिटीजनशिप अक्वायर करने की बात हो गई. व्हाट आर द वेज जिसमें कि सिटीजनशिप रिनाउंस की जा सकती है, या फिर यू कैन लूज द इंडियन सिटीजनशिप, वो चीज़ें आपको पढ़नी है. तो ये दो तीन चीज़ें हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख लेंगे, उसमें आर्टिकल्स के ब्रीफ डिस्कस किए गए हैं, और साथ ही साथ हु आर एलिजिबल फॉर द सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट डिस्कस किया गया है. एंड ways to acquire Indian citizenship and ways to demit or remit or renounce Indian citizenship, वो देख लेंगे, उसकी मीनिंग देख लेंगे. ये आपका टास्क है, इतना ही उस चैप्टर से आपको पढ़ना है बस. चलिए वापस आते हैं अपने कंटेंट पे.
सेकेंड पॉइंट है सिटीजनशिप एक्ट के बारे में कि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप. बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप. What is meant by, what is the difference between dual citizenship and single citizenship? See, in dual citizenship, citizens owe allegiance to the two levels of government, that is center as well as states. That is, you as a citizens owe allegiance to the central government as well as state government. आपको दोनों लेवल की नागरिकता अलग अलग मिलती है, स्टेट्स की नागरिकता एंड सेंटर की नागरिकता. बट व्हेन यू कम टू सिंगल सिटीजनशिप that is applicable in India, here we as a citizen owe allegiance only to central government. हमारी जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल की सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप है, किसी स्टेट के सिटीजन हम नहीं होते हैं. क्लियर है ये? अगर डुअल सिटीजनशिप की बात कर ले तो यूएस, यूके एवं पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप की बात की गई है. अब आते हैं सेक्शन 6A के बारे में जो कि जिसकी वजह से ये आर्टिकल है. सी, इन 1985 असम मूवमेंट हो रहा था और असम मूवमेंट काफ़ी पीक पे था. तो असम मूवमेंट के लीडर्स और तब की सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ, एक मेमोरेंडम साइन हुआ या फिर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ जिसको असम एकॉर्ड कहते हैं. अब इस एकॉर्ड की, इस एग्रीमेंट की जो बातें थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1985 में एक अमेंडमेंट लाया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में. अब वो अमेंडमेंट क्या कहता है कि एक कट ऑफ डेट है, याद रखेंगे आप, 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 के बीच में कोई भी पर्सन जो तब के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया में असम में आया होगा, उसको ये असम एकॉर्ड और 1985 के अमेंडमेंट से इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की गई थी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. क्लियर है ये? तो ये सेक्शन 6A 1985 में अमेंड करके इंसर्ट किया गया था टू फर्दर द प्रोविजंस ऑफ अंडर असम एकॉर्ड. और असम एकॉर्ड में क्या है, क्लियर है ये? ओके. और 2019 अमेंडमेंट काफ़ी न्यूज़ में रहा. अगेन ये 2019 अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 को ही अमेंड करती है. देखेंगे हम क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे. आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ मिनट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की बात कर लेते हैं. देखिए, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स बेसिकली ये क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़ हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से बनती है जो कि ऑर्डर इशू किया जाता है सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946. सो ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और क्वासाई जुडिशियल बॉडी. अथॉरिटी क्या है इनकी, ये इम्पॉर्टेंट है कि अथॉरिटी है कि देखिए इंडिया में एट फर्स्ट इंस्टांस आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के पास पावर है कि वो किसी पर्सन को एज ए फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं. फिर से रिपीट करूँगी, सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एज ए फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं. सो अगर इंडिया NRC, असम में NRC से अगर कोई पर्सन एक्सक्लूड हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका NRC से एक्सक्लूजन ऑटोमेटिकली उसको एक एज अ फॉरेनर क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी NRC इन असम से एक्सक्लूजन डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू योर क्लासिफिकेशन एज अ फॉरेनर. आपके पास देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज. आप सबसे पहले जा सकते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पास, वहाँ से आप अपील में हाई कोर्ट जाएंगे. फॉरेनर ट्रिब्यूनल की अपील हाई कोर्ट में जाती है एंड देन थ्रू अपील यू कैन गो टू अप टू सुप्रीम कोर्ट. न्यूज़ और अगेन इसके पास फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के पास सिविल कोर्ट की पावर है. एंड बाय न्यूज़ में इसलिए भी रही है क्योंकि असम की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने वहाँ के एक सिटीजन को एक एज अ फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन की सिटीजनशिप को रीइंस्टेट किया है, यानी ओवर रूल किया असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को. इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा है, तो आप ये देख लेंगे. देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024. देखिए 2019 में जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था, तो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स भी बनाने ज़रूरी हैं. सो बेसिकली सिटीजनशिप रूल्स 2019 में बनाए गए थे, तो उन रूल में ही चेंजेस किए गए हैं 2024 में. सो दे आर नॉन एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स एंड इन रूल्स को
changes, they are the rules brought about to implement the Citizenship Amendment Act 2019. अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दो तरह से सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है। पहला बाय रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन। देखिए आप ये बेसिक, बहुत बेसिक बात है ये, और इससे सवाल बन सकता है। यूपीएससी कोई नेक्स्ट गैलेक्सी से सवाल ऑफ कोर्स कुछ एक पूछ लेती है, बट मेजोरिटी ऑफ द सवाल ना आपकी इसी गैलेक्सी से होती है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको डरे, मतलब डर जो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको साफ साफ बताती हूँ। कोई भी यूट्यूब पे चैनल है या फिर फॉर दैट मैटर आपके अंदर फियर पैदा नहीं किया जाएगा, आपके अंदर फियर को अराउज नहीं किया जाएगा, तो आप फियर में होते हैं ना, बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। उस समय आप मलिएबल होते हैं, आपको किसी तरह से भी मोल्ड किया जा सकता है। सो प्लीज़ आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको बहुत अच्छा, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है कि अपने आप पे सबसे पहले कि बिलीफ रखो, खुद पे बिलीफ रखो, और दूसरा कि जो भी पढ़ रहे हो ना एक स्टैंडर्ड, जो भी मतलब कुछ भी उठा लिया ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रहे हो, बस उस पर स्टिक करो, उसको बहुत बार बार पढ़ोगे, रिफाइन होएंगी चीज़ें। ओके, तो याद रखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दो तरह के सिटीजनशिप की बात करता है, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। रूल्स में क्या क्या बनाया गया है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2019 के अंदर सिटीजनशिप को के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए, दैट आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन होने चाहिए, पहली बात है। दूसरी कि आप किसी इंडियन सिटीजन से आप मैरिड हो तो भी चलेगा। तीसरा, आप माइनर चाइल्ड हो सकते हैं किसी इंडियन सिटीजन के, यू ऑल्सो कैन अप्लाई। फोर्थ, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स रजिस्टर्स हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। फिफ्थ, यू कैन बी ए पर्सन जिनके ईदर ऑफ पेरेंट्स कभी सिटीजन रहे हों इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। अगर दोनों पेरेंट्स रजिस्टर्स हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पास्ट में कोई आपके एक भी पेरेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रहे हो, आज भले वो किसी और के नेशनैलिटी के हों, पास्ट में कभी रहे भी हो, ईदर ऑफ द पेरेंट्स यानी ईदर फादर और मदर, then you are also eligible to apply it for citizenship. And lastly, sixth, आप अगर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, OCI रजिस्टर्ड पर्सन है, then you are also eligible to apply for citizenship of इंडिया थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छः कैटेगरी की एलिजिबिलिटी आपको दी गई है। इसके अलावा बात कर लें कि अगर आप एलिजिबल हैं देन आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, उसमें डिक्लेयर करना होगा बेसिकली कि आपने जो स्टेटमेंट्स अपने लिए दिए हैं दे आर करेक्ट, एंड एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन है वो आपके कैरेक्टर को टेस्टिफाई करेगा, और उसको मीन्स एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन सिटीजन आपके बिहाफ में, आपके फेवर में एक एफिडेविट देगा कि ओके आई नो दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज ऑफ साउंड कैरेक्टर। क्लियर है। अब देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अगर मुझे एमसीक्यू फ्रेम करना होता तो मैं पहला यहाँ से फ्रेम करती, दूसरा यहाँ से फ्रेम करती क्राइटेरिया के बारे में। देखिए रूल्स में साफ साफ ये क्राइटेरिया दी गई हैं कि आपको द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप उसके पास एट्थ शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज हैं उनमें से एक लैंग्वेज का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। देखिए 1 को 2 किया जा सकता है, इस पूरे प्रोविजन में बहुत डायल्यूशन किए जा सकते हैं। याद रखेंगे कि बाकी क्राइटेरियाज के अलावा यू आर सपोज टू नो वन ऑफ द लैंग्वेजेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। योर एडिक्वेसी का ये कैसे डिटरमाइन करेंगे दे विल सी, बट यू शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज टू अप्लाई टू गेन इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर है ये। इसके अलावा बात करें तो द एप्लीकेंट कैन प्रोवाइड 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, दैट्स फाइन। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप आपको एक डिक्लेरेशन साइन करके देना होता है कि जैसे ही इंडियन सिटीजनशिप आपकी अप्रूव होती है
आप जिस भी नेशनैलिटी के हैं उस समय, दैट सिटीजनशिप और नेशनैलिटी गेट रिनाउंस्ड इर्रिवोकेबली, यानी वहाँ पे इर्रिवोकेबल चेंज हो जाता है। और जैसे ही आपकी सिटीजनशिप अप्रूव होती है, आपकी जो प्रीवियस नेशनैलिटी है वो चेंज हो जाती है, रिनाउंस हो जाती है। क्लियर है ये? अगेन अथॉरिटी स्पेसिफाई की गई है कि किसके बिफोर एंड इन विच मैनर यू कैन अप्लाई एप्लीकेशन। देखिए अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन फॉर गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 you can apply only in electronic form to the empowered committee via district level committee, and that is constituted by central government. Central government एक district level committee constitute करेंगे एंड इसके थ्रू आप empowered committee को अपने applications submit कर सकते हैं under section B of Citizenship Act 1955, that too only in electronic form. याद रखेंगे आप, ये important है। अब हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, क्योंकि इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बने हैं नए। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 कंडीशंस दिए गए हैं। इफ़ यू आर एन इलीगल माइग्रेंट और आप इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ इन अ सेंस कि अगर आप इलीगल माइग्रेंट हैं और इन 4 कंडीशंस में से चारों को फुलफिल करते हैं, देन यू वोंट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट एंड यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द पेनल एडवर्स पेनल कंसिक्वेंसेस एंड अगेन perhaps you will be granted citizenship. Okay, now come to the 4 conditions. 4 conditions क्या है कि आप जो illegal migrant है, you should belong to this 6 religious community. आप हिंदू होने चाहिए, सिक्स होने चाहिए, बुद्धिस्ट, जैन, पारसियन, क्रिश्चियंस होने चाहिए, पहला कंडीशन। और ये जो किन कंट्रीज के, इन 3 कंट्रीज से बिलोंग करने वाले 6 रिलीजियस कम्युनिटी होने चाहिए, यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के माइग्रेटेड होने चाहिए आप, और इन 6 रिलीजियस कम्युनिटी यानी एक्सेप्ट हिंदू, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, आप इन 6 में से किसी से भी बिलोंग कर सकते हो। एंड आप 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में इंटर किए होने चाहिए। क्लियर है ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप 6 शेड्यूल एरिया में रिजाइड नहीं कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप इनर लाइन परमिट एरिया वाले में रिजाइड नहीं कर रहे हो, तो आप ये 4 कैटेगरी अगर फुलफिल करते हैं तो आपको एज ए इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड जो पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, उसके पीनल प्रोविजन से भी आपको रिलीफ दी जाएगी। एट द सेम टाइम आपका नेचुरलाइजेशन पीरियड जो है वो 11 ईयर्स से रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। क्लियर है ये तो बाकी सिटीजनशिप के लिए है। एट द सेम टाइम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। दे आर 5 ग्राउंड्स, अब याद रखेंगे OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड है। फर्स्ट इज कि आपने रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड से करवाया है then your registration is liable to be cancelled. Secondly, that if you are showing disaffection to the Indian Constitution, then also central government can cancel your OCI registration. Third, if you are engaging with enemy during war, if India is at war and you are engaging with her enemy, then your OCI registration is liable to be cancelled. Fourth, that it is necessary in the interest of sovereignty and security of a state or public interest to cancel your OCI registration. Your OCI registration will be cancelled. And last but not the least, in the fifth is that suppose if you are when you are registered, आप as a OCI रजिस्टर्ड होते हैं एंड इसके 5 साल के विद इन 5 ईयर्स आप कोई ऐसा क्राइम कमिट करते हैं जिसके लिए आपको 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। विद इन 5 ईयर्स आपके रजिस्ट्रेशन के आपको 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो आप लायबल है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअल सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि हाँ
सेंटेंस होने के पहले जैसे होता है ना कि क्राइम है और क्राइम के कुछ भी एक प्रोबेबिलिटी वाली बात नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बिकॉज यहाँ पे हम पनिश एक दीज आर पीनल प्रोविजंस राइट. सो प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाएंगे, देयर शुड बी एक्चुअल सेंटेंस एंड वो सेंटेंस 2 years या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए. अब देख लेते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं. सी OCI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके OCI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था. फॉरेन मिलिट्री पर्सनल चाहे वो सर्विस में है या फिर रिटायर है वो इंटाइटल्ड नहीं है OCI के. अगेन 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड होल्डर को मर्ज कर दिया गया था, एक कैटेगरी बना दी गई थी OCI की 2015 में. क्लियर है ये. आगे चलते हैं. देखिए एलिजिबिलिटी आप देख लेंगे कि OCI कार्ड होल्डर्स की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे एंड इफ़ इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू यू कैन इंटायरली लीव दिस थिंग्स. UPSC इज़ नॉट रनिंग बिहाइंड योर मेमो. आपकी यादाश्त कितनी तंदुरुस्त है इसके पीछे UPSC नहीं जा रही है. चलिए देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं OCI कार्ड होल्डर्स के. आपके पास आपको मल्टीपल एंट्री के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलती है. ओके लाइफ लॉन्ग आप मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपर्पज़ इंडिया वीज़ा का इंजॉयमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में NRIs के साथ इक्वालिटी मिलती है, जैसे इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मैटर्स में एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन लैंड के एक्विजिशन को छोड़ करके NRIs के साथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स में आपको पैरिटी मिलती है. एंड इफ़ यू आर अ OCI कार्ड होल्डर देन देयर आर सर्टेन कंडीशन. अगर उसको फुलफिल करते हैं तो आप ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के लिए सेक्शन 51G ऑफ एक्ट एलिजिबल होते हैं. द ओनली कंडीशन इज़ कि विदिन 5 years ऑफ योर, अगर 5 साल रजिस्ट्रेशन के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. बट यही है कि इन 5 साल में एटलीस्ट 1 साल आप इंडिया में बिताए हो. You must have resided at least 1 year in India after completion of 5 years as OCI card holder and at the same time आप नेशनल पेंशन स्कीम में इनरोलमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. सी रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है. ओके देखिए OCI कार्ड होल्डर आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप डिवॉल्व नहीं करता है. आफ्टर फुल एक सर्टेन टाइम एंड कुछ कंडीशन फुलफिल करने के बाद आप एलिजिबल होते हो कि यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप. अब याद रखेंगे OCI कार्ड होल्डर या OCI रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करता है. देन व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस कि आपके पास राइट टू वोट नहीं है. पॉलिटिकल राइट टू वोट ये ओनली सिटीजन्स के पास है एंड दैट टू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 years. क्लियर है ये. देन अगेन दूसरा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस. एट द सेम टाइम यू आर नॉट एलिजिबल ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. अगेन नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन की अंडर आर्टिकल 16 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो वहाँ पे भी आपको पब्लिक सर्विस पोजीशन में काउंट नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस की स्पेशल पोस्ट डेजिग्नेट कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट. स्पेशल ऑर्डर स्पेशल प्रोविजंस हमेशा बनाए जा सकते हैं बट जनरली OCI कार्ड होल्डर्स और OCI रजिस्टर्ड registry are not eligible for the benefits under article 16. क्लियर है ये. एंड अगर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया में विजिट करना चाहते हैं देन आपको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट शुड बी सेटिस्फाइड बिहाइंड योर इंटेंशंस. तो ये सारे प्रोविजंस आप याद रखेंगे. ये सारी पूरी आर्टिकल आपकी कवर हो गई. सिटीजनशिप से रिलेटेड आपको क्या करना है आपको बिगिनिंग में बताया गया है. चलिए
सेकेंड हम लोग आर्टिकल देखते हैं रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड है। देखिए अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। बेसिकली अफर्मेटिव एक्शंस वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, स्टेट के द्वारा लिए गए वो पॉजिटिव स्टेट्स हैं जिनका इंटेंशन है कि जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनका स्टेट के सर्विसेज में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया जाए, इसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सरोकार जो है वो इंडिया और यूएसए में क्या क्या प्रोविजंस हैं अफर्मेटिव एक्शन को लेकर उसको कंपेयर करना है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड, साफ साफ शब्दों में बताया है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 फॉर अफर्मेटिव एक्शन। यूएसए की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच इंश्राइंड नहीं किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट एक्ट के तहत वहाँ पे एक इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऐड किया गया था, उसको इंटरप्रेट किया गया है टू परमिट अफर्मेटिव एक्शन। क्लियर है। पर्पस जो हमने देखा कि सर्टेन ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुई है उसको रिमेडी करने का पर्पस है इंडिया में। अगर यूएसए में बात करें तो जो माइनॉरिटी एंड वुमेन है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करना है थ्रू अफर्मेटिव एक्शन इन यूएसए। अगर इंडिया में बात करें तो अफर्मेटिव एक्शन के टारगेटेड ग्रुप्स कौन से हैं। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड ईडब्ल्यूएस सेक्शन यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, ये इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन को के लिए एलिजिबल टारगेटेड ग्रुप्स। एंड यूएसए में जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो गए, अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स, एशियन अमेरिकन्स एक्सेट्रा। अगर हम बात करें सिस्टम क्या है तो कोटा सिस्टम यूज़ होता है इंडिया में एंड यूएसए में एक DEI प्रोग्राम्स है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, उसके बेसिस पे अफर्मेटिव एक्शन ग्रांट किया जाता है। प्रोविजंस की बात कर ले तो इंडिया में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। 15 क्लॉज 4 स्टेट को इनेबल करता है कि जो ACBCs है यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स हैं या फिर SCs एंड STs हैं उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न करे। एंड 16 क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट की। अगर स्टेट के सर्विसेज में कोई बैकवर्ड क्लास एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है तो स्टेट अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन कर सकता है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है। यूएसए की बात करें तो 1961 में थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये स्टार्ट हुआ था। लेटर सिविल राइट्स एक्ट 1964 से इसको लीगल बैकिंग दी गई। इंडिया में अपर सीलिंग की बात करें तो इंदिरा सोनी जजमेंट से 50% सेट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट यूएसए में बात करें तो कोई अपर लिमिट, लीगल लिमिट नहीं है। See, this is important for your prelims also as well as mains also। अगर ये टेबल आप समझ गए हैं और मेंस के टाइम अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसको रिप्रोड्यूस कर देंगे एंड यू विल बी बेटर दैन द रेस्ट ऑफ योर peers। ओके, नाउ कम टू सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह इस केस में ये क्लियर किया है कि शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है एंड इसका पर्पस होना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर ही ज़्यादा बैकवर्ड है उनको सेपरेट कोटा ग्रांट किया जाए और ये सेपरेट कोटा शेड्यूल कास्ट के लिए जो अलॉटेड कोटा है उसी के विदिन से होगा और इसी को बोलते हैं सब क्लासिफिकेशन। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को टच किया जिसको हमें जानना जरूरी है। देखिए शेड्यूल कास्ट बेसिकली आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के अंडर नोटिफाई होते हैं और देखिए कोई यूनिफॉर्म डिफिनीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म कास्ट है उनको कुछ एक कास्ट है उनको उठा करके इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये हेटेरोजेनस ग्रुप्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट होमोजेनस। यूनिफॉर्मिटी नहीं है इनके डिफिनीशन के क्राइटेरिया में। दे कैन बी कास्ट्स, दे कैन बी रेसेस और दे कैन बी ट्राइब्स विथ वायरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस की जो डिफिनीशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ओके। और अंडर आर्टिकल 341 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है कि किसी स्टेट या यूटी से कौन से कास्ट, कौन सी रेस, कौन सी ट्राइब को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन
341 क्लॉज 2 को वायोलेट नहीं करता है, क्योंकि हम लिस्ट में, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ना ही किसी नए किसी मतलब एज पास हम किसी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं लिस्ट में, ना ही लिस्ट से किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है। जो ऑलरेडी लिस्ट है इसी के अंदर हम सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि इसी लिस्ट में जो ज़्यादा बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट में भी जो ज़्यादा बैकवर्ड है उनके लिए हम थोड़े स्पेशल प्रोविज़न करें, बस। ऑलरेडी जो लिस्ट में एग्जिस्टिंग है, ना ही हम लिस्ट में कोई इंक्लूजन कर रहे हैं ना ही एक्सक्लूजन कर रहे हैं, तो सब क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 341 क्लॉज 2 को वायोलेट नहीं करता है। अब आर्टिकल 341 क्लॉज 2 देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 341 क्लॉज 2 में साफ साफ कहा गया है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना करके किसी भी एससी लिस्ट से किसी भी कास्ट को, रेस को या ट्राइब को इंक्लूड कर सकती है या फिर एक्सक्लूड कर सकती है। तो लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। अब हम स्कोप देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन। देखिए सब क्लासिफिकेशन एक अफर्मेटिव एक्शन का एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव एक्शन क्या है, उसी तरह से रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है। सिमिलरली सब क्लासिफिकेशन भी एक अफर्मेटिव एक्शन है, और किसी भी अफर्मेटिव एक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होता है? कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए जब हम लॉ बनाए तो उनके जो बैकग्राउंड्स हैं, उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस की गई है, यानी किसी के प्रेजेंट के, आज हम किसी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसके पास्ट को भी देखना होगा, और उसके पास्ट को देखकर उसके हिसाब से उसके पास्ट को अकोमोडेट करके हम उसके लिए प्रोविजंस बनाएं, तब जाके बात बनेगी, और इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सब क्लासिफिकेशन है वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है स्टेट के सर्विसेज में वो उस कास्ट की बैकवर्डनेस की वजह से है, और साथ ही साथ आपको डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी इनएडिक्वेशन रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विसेज में। और ऐसा नहीं है कि आप स्टेट जो है वो किसी पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी या फिर अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग किसी को भी ये सब क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर सकता है या फिर एक्सक्लूड कर सकता है। दिस सब क्लासिफिकेशन शुड बी डेटा बेस्ड एंड इट इज़ and the decision to subclassify is subject to judicial review। क्लियर है? एट द सेम टाइम आप 100% रिजर्वेशन को ईयर मार्क नहीं कर सकते हैं सब क्लासिफिकेशन में। इंदिरा सोनी जजमेंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इंदिरा सोनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी को क्रीमी लेयर को ओबीसी से एक्सक्लूड करने के लिए। क्लियर है ये? एंड जर्नेल सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट जो है आर्टिकल 341 एंड 342 को प्रेसिडेंशियल लिस्ट में टिंकर नहीं करता है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्रीमी लेयर का अपहेल्ड किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आते हैं। अगेन हम बेसिक्स की बात करेंगे। कभी ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लगता है किसी दिन यूपीएससी आपसे पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स, यूसीसी एग्जैक्टली है क्या, और उसमें मोर देन 50% कैंडिडेट्स जो हैं वो गलत करके आएंगे, क्योंकि 50,000 ही सीरियस लोग हैं जो कि कंसेप्ट बिल्ड करने पे लगे हुए हैं। सबसे पहली बात, आपको 3-4 आपके माइंड में 3-4 लाइंस में यूसीसी की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि देखिए ये एक पर्सनल लॉज की यूनिटरी सिस्टम है जो कि इंडिया में सभी पे अप्लीकेबल होने की बात करती है। आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी रिलीजन के हों, आपके ऊपर, सारे रिलीजन्स के ऊपर एक पर्सनल लॉज का एप्लीकेशन जो बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 2 कमिटीज़ हैं जो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है एज सच वन लाइनर में। आपको पता होना चाहिए कि लेक्स लो की रिपोर्ट किससे रिलेटेड है एंड बी एन राव कमेटी किससे रिलेटेड है। सो लेक्स लो की रिपोर्ट ने is related to uniformity in codifying Indian laws, and this report recommended that Muslims and Hindus
पर्सनल लॉ शुड नॉट बी क्वालिफाई, किसी भी सिचुएशन में ये कोडिफाइड नहीं होने चाहिए। बीन राव कमेटी ने हिंदू लॉ को कोडिफिकेशन की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू लॉ को कोडिफाई करते हैं देन इट वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। पोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन देख लें तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सब जो है ये डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ये सब रिलेटेड है। बेसिकली चीज़ें इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आती क्या है, पर्सनल लॉज की सारी चीज़ें हैं, राइट, जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन एंड सक्सेशन हो गया। आर्टिकल 44 पार्ट 4 यानी DPSPs के अंदर स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि स्टेट्स आर एंडेवर टू सिक्योर अ सिटीजन इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की थ्रू आउट द टेरिटरी एक सिविल कोड होगी जो कि सबके सारे रिलीजन्स के मैरिज डिवोर्स यानी सब सारे रिलीजन्स के पर्सनल लॉज को गवर्न करेगी। करेंट स्टेटस देख लेते हैं तो देखिए अलग अलग रिलीजन्स के अपने अपने लॉज हैं, अकॉर्डिंगली पर्सनल लॉ डील की जाती है। हिंदू सक्सेस याद रखेंगे आप, हिंदू सक्सेशन एक्ट से हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिज़्म के पर्सनल लॉज गवर्न होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम्स का है एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट से क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज के पर्सनल लॉज डील होते हैं। गोवा में एक फॉर्म ऑफ पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 प्रैक्टिस में है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिविल कोड। तो आप ये बातें जानेंगे, बेसिक से याद रखेंगे आप, बाकी जब हम मेंस के टाइम पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये डिक्लेयर करता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर वही रहेगा, शैल कंटिन्यू वही रहेगा जो कि 15 अगस्त 1947 का था। यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जिस भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर जो था वही रहेगा। कोई भी पर्सन इसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, किसका, प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर। एट द सेम टाइम ये एक्ट स्टेट के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन देती है कि स्टेट जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करेगा, वही रहेगा जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तीन बातें आपको समझनी जरूरी है। कुछ एग्जेम्पशंस हैं जैसे कि अयोध्या साइट को एग्जेम्प्ट किया गया था, ऑल्सो भी वैसा एट द सेम टाइम वो साइट्स जो कि एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट से कवर होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड है। वैसे डिस्प्यूट्स जो कि फाइनली सेटल हो गया फिर डिस्पोज कर दिया गया है वो भी एग्जेम्प्टेड है। एंड कुछ ऐसे कन्वर्जन जो कि इस एक्ट के इन्फोर्समेंट से पहले हो चुके हैं वो भी एग्जेम्प्टेड है। पेनाल्टी है अगर आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 इयर्स की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ आप पेनलाइज हो सकते हैं। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो इस देखिए यहाँ पे प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव दो तरह के डिटेंशंस होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे ब्लर्ड है। ब्लर्ड मीन्स कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि कौन से प्यूनिटिव में लग रहे हैं प्यूनिटिव और कौन से प्रिवेंटिव में। सो जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स रिवाइज कराऊंगी वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझा दूंगी, यहाँ से हम इसको कवर नहीं करेंगे। अभी आप बस जानिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। कि देखिए स्टेट को ना आप पे एक अप्रीहेंशन है और अप्रीहेंशन रीजनेबल है कि भाई आने वाले समय में आप कोई ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजरस है, तो स्टेट आपको बिना ट्रायल एंड कन्विक्शन के आपको उठा करके मतलब आपको डिटेन कर सकते हैं, चाहे आप हाउस अरेस्ट हो जाए या फिर आपको तहखाने में जेल के पीछे आपको डाला जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे कोई ट्रायल एंड कन्विक्शन की बात नहीं है, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। पर्पस यही है कि पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजरस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको होने से पहले ही रोक दिया जाए। चलिए पर्सनालिटी राइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए पर्सनालिटी राइट्स एग्जैक्टली होते क्या है, तो वो राइट्स जो आपके मार्कर्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के मार्कर्स हैं। जैसे मेरी अभी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो ये मेरी पर्सनालिटी के मार्कर हैं। कल को मेरी फ़ोटो अगर लगती है वो मेरी पर्सनालिटी की मार्कर होगी। मेरी सिग्नेचर
वो मेरी पर्सनालिटी के मार्कर होगी। क्लियर है ये? मेरा नाम जैसे धर्म क्षेत्र है इस चैनल का नाम, तो ये एक पर्सनालिटी का मार्कर हो गया। सो इस तरह के जो ट्रेड्स हैं वो पर्सनालिटी के मार्कर्स हैं, और पर्सनालिटी राइट्स इसी के प्रोटेक्शन की बात करती है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी स्टैट्यूट में यानी किसी लॉ में कोई यहाँ पे एक्सप्रेसली सीधे सीधे शब्दों में कहीं मेंशन इसका नहीं देखा जाता है पर्सनालिटी राइट्स का। अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपके राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए दो कंपोनेंट्स है पर्सनालिटी के, जैसे एक तो है राइट टू पब्लिसिटी, यानी धर्म क्षेत्र को पब्लिसाइज करना, इसको पब्लिसिटी चाहिए, एट द सेम टाइम राइट टू प्राइवेसी में भी प्राइवेसी भी है, राइट। तो पर्सनालिटी राइट्स के दो पब्लिसिटी है, कंपोनेंट्स है। राइट टू पब्लिसिटी में आपके पास जिन चीज़ों से आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और उनको पब्लिसिटी के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे फ़िलहाल आपकी आवाज़, आपकी इमेज एक्सेट्रा, तो उनको प्रोटेक्ट करने की आपके पास राइट है, और ये गवर्न होती है ट्रेडमार्क एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट से। एंड प्राइवेसी के अंदर आपके पास आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, अगर उनका अनऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेशन होता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन का अधिकार है, एंड दे आर गवर्न बाय आर्टिकल 21 एंड पुट्टास्वामी जजमेंट। अब देखिए कुछ पोस्थुमस पर्सनालिटी राइट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी डिकीज्ड पर्सन या फिर उसके फैमिली के रिपुटेशन के बारे में कोई डेरोगेटरी रिमार्क या रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके अगेंस्ट डिफेमेशन सूट फाइल हो सकता है। इसके अलावा एक स्टैट्यूट है जिसको एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 कहता है, इसके अंदर सर्टेन कुछ डिग्निटरीज के नाम और सिंबल्स लिस्ट किए गए हैं जिसका आप अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन देख लेते हैं कि इसमें पर्सनालिटी राइट्स कहाँ लाई करते हैं। तो देखिए कोई एक्सप्लिसिट साफ कोई एग्जैक्ट ऐसी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी नहीं है जो कि पर्सनालिटी राइट से डायरेक्टली डील करती हो। हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि पहला रोम कन्वेंशन है 1961 का, ये आपके जो परफॉर्मर्स की राइट्स हैं, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स की राइट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, देखिए ट्रिप्स का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे दोबारा। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 जो है अगेन फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स, लाइव परफॉर्मर्स एंड ब्रॉडकास्ट राइट को प्रोटेक्ट करता है। WPPT देखिए वाइपो परफॉर्मेंसेस एंड फोनोग्राम्स, देखिए ये परफॉर्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन इन डिजिटल इन्वायरमेंट, याद रखेंगे आप, ये डिजिटल इन्वायरमेंट में जो भी परफॉर्मर्स एंड फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करता है WPPT। अब हम ये 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि देखिए आप किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी इंटरनेट और रियलिटी में डिफरेंट नहीं होती, यानी मेरी जो पर्सनालिटी इंटरनेट पे है और मेरी जो पर्सनालिटी रियल में है वो दोनों क्या है, एक ही है, और इन दोनों के अनऑथराइज्ड एंड मिसयूज से मुझे प्रोटेक्शन, आई एम एलिजिबल टू डिमांड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में देख लेते हैं। देखिए एनिमी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली एनिमी प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में पहले वैसे एनिमी प्रॉपर्टी क्या होगा, वैसी प्रॉपर्टी जो एनिमी को बिलोंग करती है, तो पहले देखेंगे कि एनिमी कौन है। देखिए एनिमी वो कंट्री और उसके सिटीजन्स है जिसने कभी इंडिया के अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन कमिट किया है, यानी करेंटली पाकिस्तान एंड चाइना, तो ये एनिमी होगा। एनिमी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि वैसी प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्टली बिलोंग करती है एनिमी से या फिर उस एनिमी के बिहाफ में मैनेज की जा रही एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। अब 2017 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था और जो एनिमी है, उस टर्म एनिमी है, इसके डेफिनेशन को इन्हांस किया गया था, एक्सपेंड किया गया था। अब कंट्री और इसके सिटीजन्स के साथ, एनिमी कंट्री और इसके सिटीजन्स के साथ साथ आपके जो लीगल हेयर हैं और सक्सेसर हैं वो भी एनिमी कहलाएंगे। एट द सेम टाइम अगर सपोज यू आर सिटीजन ऑफ चाइना और पाकिस्तान एंड यू हैव चेंज योर नेशनैलिटी, अब आप यूएस के सिटीजन बन गए हैं। यूएस इज़ नॉट एनिमी टू इंडिया, राइट, बट क्योंकि आप पास्ट में एनिमी के सिटीजन रहे हैं
और आप एनिमी रहे हैं क्योंकि बिकॉज यू आर सिटीजन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। अब आपने अपनी नेशनैलिटी चेंज कर ली है बट स्टिल यू विल रिमेन एनिमी टू इंडिया। क्लियर है? एनिमी हु हैज चेंज्ड हिज नेशनैलिटी रिमेन्स एनिमी। नाउ 1968 एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पे ऑथोराइज किया गया एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज empowered for the preservation, management, control and selling of enemy property। enemy property को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रिजर्व कर सकता है, मैनेज कर सकता है, कंट्रोल एंड सेल कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू बी फॉरगॉटन की बात कर लेते हैं। देखिए इसको राइट टू इरेजर भी बोलते हैं एंड बेसिकली आप इंडिविजुअल्स यानी आपकी जो पर्सनल डेटा है उसका यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से करेंगे उस पे आपके कंट्रोल की बात करता है। और अगर राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करें तो फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट है राइट टू ऑब्लिवियन। इससे आप इसकी ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का एक पार्ट माना। 2023 में जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कहीं भी राइट टू बी फॉरगॉटन का मेंशन नहीं है। GDPR लॉ, देखिए ये पूछा हुआ सवाल है, वन लाइनर में आया था ये, वहाँ पे यूरोप का GDPR लॉ, वहाँ पे राइट टू फॉरगॉटन मेंशन भी है और एक्सप्लिसिटली कवर भी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, इनर लाइन परमिट की बात करते हैं। देखिए एग्जैक्टली इनर लाइन परमिट होता क्या है। देखिए इनर लाइन परमिट एक तरह का ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स के लिए, पहले पॉइंट याद रखेंगे आप, इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करती है कि लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप प्रोटेक्टेड एरियाज में ट्रेवल कर सकते हैं। 3 बातें याद रखेंगे आप। पहला कि इनर लाइन परमिट जो है ये किसके लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए। दूसरा किसके लिए है, कहाँ ट्रेवल करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज में अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए इनर लाइन परमिट से आपको लेना पड़ेगा। और ये जो परमिट है ये हमेशा, और ये ट्रेवल है ये आपका लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। 3 बातें आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? एम क्या है देख लेते हैं। अब ये बात, इतनी बातें याद हो गई आपके लिए आसान हो जाएगा आपसे याद रखना। एम क्या है, इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के एलॉन्ग मूवमेंट को रेगुलेट करना। आप याद रखेंगे कि इसका ऑफिशियल यूज़ किस लिए होता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी इनर लाइन परमिट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम का यूज़ होता है, याद रखेंगे आप। जेनेसिस की बात करें तो आप बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से आप इसके जेनेसिस को ट्रेस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ये देखिए, डिफरेंट होता है, आप शॉर्ट टर्म स्टेट भी टूरिस्ट बन के भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा सकते हैं, बट ये टेम्पररी होगा, एक टाइम पीरियड आपके लिए स्पेसिफाई किया जाएगा, वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकते। हमने देखा है कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ही इनर लाइन परमिट सिस्टम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है? जी नहीं, ओनली 4 स्टेट्स आर कवर्ड अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। क्लियर है ये? मैं आपके जगह पे होती, मेरा अभी मैप खुला होता है, एटलस खुला होता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये चारों स्टेट्स मार्क कर दिए गए होते हैं और वहाँ पे एक नोट लिख दिया गया होता है कि ये चारों ILP सिस्टम में कवर्ड है। अगेन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मेरी आज एनर्जी लो है, आई एम नॉट फीलिंग वेल दैट मच, और तो आई वुड अपोलोजाइज अगर आपको मेरी एनर्जी लो लग रही हो। दूसरी बात कि आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैपिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ IR, और मैपिंग आज से UPSC नहीं पूछ रही है, जाइए क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। 1992 में भी मेडिटेरेनियन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, रेड सी एंड ब्लैक सी और स्ट्रेट्स कनेक्टिंग दिस सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज भी है, और आज से 30 साल बाद इंडिया, 100 साल बाद भी इंडिया के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट होंगे। सो याद रखेंगे आप, मैपिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ IR एंड आर्ट एंड कल्चर इज़ नॉट अ मेन पिलर ऑफ योर एग्ज़ाम। चलिए अब इनर लाइन परमिट हमने देख लिया। अब NRIs और जो
OCI कार्ड होल्डर्स हैं, इनके लिए ILP नहीं होता है, इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट एंड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होता है। आप देख रहे, इसको एक बार समझ लेंगे। देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अलग अलग ऑर्डर्स के थ्रू ये गवर्न होते हैं। बेसिकली इनर लाइन परमिट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में जो भी रीजन है वो आपका प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगता है। और इसमें से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया के स्टेट्स भी आते हैं, जैसे कि राजस्थान देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में आते हैं। आप देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया अंडमान, इंटायर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के अंदर आता है। बाकी आप इसको एक बार देख लेंगे, इसमें एज सच कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। अब हम दूसरा आज ही कवर कर लेंगे, क्लास थोड़ी लंबी होगी बट कोई बात नहीं है। फिजिकल फेडरलिज्म है हमारा पहला आर्टिकल। बेसिकली फिजिकल फेडरलिज्म होता क्या है, देखिए जो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे, ये तीनों लेवल पे जब फंडिंग, ये तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिस तरीके से फंडिंग शेयर करते हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शेयर करते हैं, इसको फिजिकल फेडरलिज्म कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है। अगर आर्टिकल 246 की बात करें तो आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल का प्रोविजन है एंड 7th शेड्यूल जो है स्टेट्स और यूनियन के बीच में टैक्स बेसिस का साफ साफ डिलिनिएशन यानी बंटवारा करता है। 269 में बात करें, आर्टिकल 269 उन टैक्सेस की बात करता है जो कि लेवी एंड कलेक्ट सेंट्रल के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट करती है, लेकिन कलेक्ट करने के बाद होली असाइन कर दिया जाता है स्टेट्स को। 269A में GST की बात की गई है। GST इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे लेवी होता है, आप याद रखेंगे। इट इज़ लेवी एंड कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे होता है। आर्टिकल 270 के अंदर अदर टैक्सेस हैं दैट आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल टैक्स। आर्टिकल 270 उन टैक्सेस से डील करता है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच में ये फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है। 269 ने इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो टैक्स लगती है GST, उसकी बात करता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन GST काउंसिल के बीच में के रिकमेंडेशन पे होता है। एंड 270 के अंदर अदर टैक्सेस हैं जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल टैक्स, जिसका लेवी एंड कलेक्शन यूनियन गवर्नमेंट करती है बट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है। इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। अब डिवोल्यूशन के बेसिस की बात कर लें। देखिए करेंटली 15th फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद स्टेट्स को डिविजिबल पूल में, स्टेट का जो शेयर है वो डिविजिबल पूल में 41% है। याद रखेंगे आप 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। अब इसको वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। डिविजिबल पूल में से, जस्ट अ मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, डिविजिबल पूल में से कितना स्टेट्स को जाएगा, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि जस्ट अ मिनट 41% स्टेट्स को जाएगा। अब इस 41% में से किस स्टेट को कितना मिलेगा, इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। एक पूल हमने डिसाइड कर दिया कि सेंट्रल के पास अगर 100 रुपये हैं तो ये 100 रुपये में से 41 रुपये स्टेट्स को जाएंगे। अब ये 41 रुपये, ये 41 रुपीज़ किसी स्टेट को इसमें से 10 रुपये मिल सकते हैं, किसी स्टेट को 5 मिलेंगे, शायद किसी को 1 मिलेंगे। किस तरह से ये बटेगा, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। क्लियर है ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द स्टेट्स, क्लियर है। और 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए वेटेज के अकॉर्डिंग। इनकम डिस्टेंस 45% वेटेज है, एरिया 15% वेटेज है, पॉपुलेशन 2011 का सेंसस है 15% वेटेज है। याद रखेंगे आपको 2011 का सेंसस को बेसिस माना गया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10% है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5% है। इसके अलावा आर्टिकल 275 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है। बोरोइंग्स की बात करें तो 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 292 एंड 293। 293 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर है, वो विद इन द कंट्री एंड विदाउट द कंट्री, यानी आउटसाइड द कंट्री बोरो कर सकती है
लेकिन 293 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ विद इन कंट्री बोरो कर सकती है, वो आउटसाइड कंट्री बोरो यानी अब्रोड से बोरो नहीं कर सकती है। एट द सेम टाइम अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कर्जे में है तो फर्दर बोरोइंग के लिए वो यूनियन गवर्नमेंट से उसको मांगना, प्रायर कंसेंट लेना पड़ सकता है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये डिविजिबल पूल की बात की हमने, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, होपफुली आपको क्लियर होगा। देखिए ये जो स्टैटिक है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि करेंटली स्टेटस क्या है स्टेट फाइनेंसेस का। तो देखिए मान लीजिए कि रोज के स्टेट्स का खर्चा 100 रुपये है। डेली एक स्टेट को रन करने का जो डेली का खर्चा, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर रोज खर्चा हो रहा है, अगर 100 रुपये है तो इस 100 रुपये में मात्र स्टेट्स अपने सोर्सेज से 58 रुपीज़ ही कमा पा रही है, ठीक है। यानी ओनली 58% ऑफ देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अपने रेवेन्यू सोर्सेज से कमा पाती है, बाकी उनको बोरो करना पड़ता है। तो ये हालात हैं। और ओवरऑल स्टेट्स का डेट जीडीपी रेशियो 27.5% रहा है। ये दो बातें आप याद रखेंगे। सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जब हम ये आप टेबल अगर आप यहाँ से रिवाइज करना चाहते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज जब हम इकोनॉमी के क्लासेस देखेंगे तब हम रिवाइज करेंगे। देखिए टैक्स रेवेन्यू जहाँ से टैक्सेस से पैसा आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टैक्सेस के अलावा पैसा आता है, और तीसरा यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। क्लियर है ये। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देख लेते हैं। देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं आपको बता दूं कि मेंशन नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कोई मेंशन नहीं है। देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स इन एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। हाँ, कुछ स्पेशल प्रोविजन स्पेशल स्टेट्स के लिए बात की गई, जैसे आर्टिकल 371A2H नागालैंड जैसे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी नहीं कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कैटेगराइज कर दे इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या एंड नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं है तो ये बात आई कहाँ से। देखिए बेसिकली ये क्लासिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, उनके डेवलपमेंट में असिस्ट करने के लिए। वैसे स्टेट्स जो कि जियोग्राफिकली, जस्ट अ मिनट, वैसे स्टेट्स जो जियोग्राफिकली एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, उनके डेवलपमेंट में असिस्टेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लासिफिकेशन देती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रीरोगेटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई तो देखिए 1969 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था फिफ्थ फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। एंड 1969 में तब के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, असम एंड नागालैंड, तीन स्टेट को 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फिनेंस कमीशन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। 14th फिनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को एब्रोगेट कर देना चाहिए। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फिनेंस कमीशन दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सीज टू एग्जिस्ट। क्लियर है ये। अभी ये नहीं चल रहा है न्यूज़ में, इसलिए क्यों है क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी। बात देख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए क्राइटेरिया क्या है। कि देखिए स्टेट में डिफ़िकल्ट एंड हिली टेरेन हो, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी लो होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, लाइक इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अलॉन्ग स्टेट लाई करता हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो, एंड नॉन वायबल रिसोर्सेस, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस के। देखिए हमारा बिहार जो है वो इन दोनों के अंदर लाई कर जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे रिवाइव कर सकती है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल पैकेज, देखिए ये सब स्पेशल पैकेज बेसिकली ये सब बातें ये डिस्क्रिशनरी है। स्पेशल पैकेज बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन में आती है, ये नीड बेस्ड हो सकते हैं, बट कोई रीज़न नहीं है इन पैकेजेस का ग्रांट करने का। ये स्पेशल पैकेजेस हैं और जो स्टेट फाइनेंशियल, जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए ये सब प्रोविज़न है। आर्टिकल 282 के अंदर
ये फॉल स्पेशल जो पैकेज है ये 282 के अंदर एडिशनल ग्रांट के अंदर फॉल करता है। आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात करता है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों कोई ग्रांट पब्लिक पर्पस के लिए कर सकते हैं, अगर तब भी इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। क्लियर है? अगर सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर भी हो तब भी किसी बड़े पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए वो कोई भी ग्रांट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अगेन मैं आगे बढ़ने से पहले रिमाइंड कराऊंगी आपको कि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और प्लीज़ डोंट पैनिक, डोंट फियर। अभी तो फियर मॉन्जरिंग नहीं होगी तो आप मतलब व्यूज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पर मैं किसी के नहीं बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट डोंट फियर, डोंट पैनिक। ये एग्ज़ाम आपको खुद पे बिलीव रखने से मिलेगा, किसी और से ज़्यादा। आप किसी और पे बिलीव मत कीजिए। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, योर कैपेबिलिटी, योर हार्ड वर्क, दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। एंड मेरे अंदर वो हर बात है जो ये एग्ज़ाम रिक्वायर करती है। क्लियर है? चलिए 6 शेड्यूल में चलते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि देखिए लास्ट ईयर लद्दाख के 6 शेड्यूल में इंक्लूजन की बहुत डिमांड एंड प्रोटेस्ट रही थी और उसकी वजह से ये 6 शेड्यूल न्यूज़ में रहा है। 6 शेड्यूल की बात करें तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल से डील करता है और इस 244 क्लॉज 2 एंड 6 शेड्यूल बारडोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन की ये रिजल्ट है, तो याद रखेंगे आप। देखिए 6 शेड्यूल में 2 इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। एक बोलते ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जस्ट अ मिनट। 6 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंदर गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो 2 बॉडीज क्रिएट कर सकती है, गवर्नर क्रिएट कर सकता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। रीजनल काउंसिल इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर विद इन अगर कोई स्पेसिफिक ट्राइब स्पेसिफिक रीजन है तो उसको ARC डिक्लेयर करते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो मैक्सिमम स्टेट वो है वो 30 हो सकती है। इसमें से 26 आर इलेक्टेड एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। याद रखेंगे आप। ADCs ब्रोडर है। इस ADCs के अंदर भी विद इन ADCs अगर हमको रीजन स्पेसिफिक ट्राइब के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करना है तो हम ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल क्रिएट करते हैं एंड बोथ आर क्रिएटेड बाय गवर्नर ओनली। ठीक है? इनके पास पावर होती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल के पास लॉ मेकिंग का पावर होती है। दे ऑल्सो हैव पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। और 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल का डिफरेंस यहाँ पे कंपेयर किया गया। देखिए 5th शेड्यूल अप्लीकेबल है शेड्यूल एरियाज के, सर्टेन शेड्यूल एरिया दे आर डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट, करेंटली 10 है। 6th शेड्यूल स्पेसिफिक है ट्राइबल एरियाज 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओपन योर एटलस, मार्क देम। Again I'll remind you, mapping is not a subject of higher, mapping is everything and everywhere. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करें तो 5th शेड्यूल में हमने देखा कि 6th शेड्यूल में हमने देखा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल ये 6th शेड्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये 5th शेड्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। आपको याद रखना है। ठीक है? अगर पावर्स की बात करें तो ये 6 शेड्यूल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ADCs एंड ARC, इनके पास एक्सटेंसिव पावर। हमने देखा कि दे कैन मेक लॉज, दे कैन कलेक्ट रेवेन्यूज, यानी इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है एंड जुडिशियल पावर है एंड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर 5th शेड्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का क्रिएशन है, इनके पास एक लिमिटेड पावर है। पेसा एक्ट की बात करें तो याद रखेंगे आप 6 शेड्यूल में पेसा एक्ट नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ही नहीं है, बट 5th शेड्यूल में ये एप्लीकेबल है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो बताइए आपका एग्जाम चीज़ें आपको समझ में कैसे नहीं आएंगी। चीज़ें समझ में आ गई ना फिर आप उसको अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? चलिए लास्ट आर्टिकल है हमारा, देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल आपका कोर कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है। ये आर्टिकल 3 के अंदर जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द नए स्टेट्स का फॉर्मेशन, उनके एरियाज
बाउंड्री या नेम के अल्टरेशन की बात की गई है। देखिए पहला तो है कि पहली बात है कि पार्लियामेंट कानून बना के पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म नया स्टेट बना सकती है या फिर उनके नेम्स को अल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। ठीक है, किसी अगर कोई भी इस तरह का आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं, चाहे नए स्टेट बनाने हैं, नेम बदलने हैं, बाउंड्री बदलने हैं, तो दैट बिल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले उस बिल को उस पर्टिकुलर स्टेट को रिफ़र करेंगे जो स्टेट इफेक्ट में, जिस स्टेट पे इफेक्ट होने वाला है, एंड दैट स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू रिस्पॉन्ड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। देखिए यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि क्या इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर नए स्टेट के फॉर्मेशन के लिए या फिर आर्टिकल 3 के अंदर कोई टाइम लिमिट प्रोवाइड किया गया है क्या कि विद इन 15 डेज स्टेट को रिस्पॉन्ड करना या विद इन 5 डेज? नहीं, दिस टाइम हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड। ये टाइम प्रेसिडेंट अपने रेफरेंस में स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो तेलंगाना अगर बना होगा, स्टेट ऑफ तेलंगाना क्रिएट हुआ होगा, तो तब के लेजिस्लेटिव आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया होगा उसमें टाइम लिमिट, और इससे पहले जो बिहार और झारखंड अलग हुआ था उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में टाइम लिमिट में वो वेरी कर सकता है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे आर्टिकल 3 के अंदर चेंजेस के लिए कोई टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई है, और ये ऑर्डिनरी, देखिए आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, नए स्टेट का क्रिएशन, बाउंड्री का चेंज होना या फिर नाम का चेंज होना, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन ये प्रीरोगेटिव है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर स्टेट असेंबली लॉ बना करके नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कर सकती है। सो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन प्रीरोगेटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, एंड स्टेट्स का फॉर्मेशन, स्टेट्स का नाम चेंज करना, बाउंड्रीज एडजस्ट करना, ये किसका प्रीरोगेटिव है? सेंटर का, पार्लियामेंट का। और ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से होता है, और कोई भी बिल प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखिए बेरोबरी यूनियन केस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एंड सेशन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सेशन ऑफ टेरिटरी या जहाँ पे हम किसी फॉरेन कंट्री को अपनी कुछ टेरिटरी सीड कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में बोलें जो इंडिया की ज़मीन है हम किसी और को दे रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री को, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर कवर नहीं होता है। बेसिकली बेरोबरी यूनियन में यही कहा गया है। तो सेशन के लिए ऐसे सिचुएशन जहाँ पे इंडिया को अपनी टेरिटरी, अपनी ज़मीन किसी फॉरेन कंट्री को सीड करना है, देना है, उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 1960 में एक लैंड बेसिकली इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, और वहाँ पे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए एस.के. धर कमेटी ने साफ साफ कहा था कि लिंग्विस्टिक फैक्टर शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इट शुड बी प्योरली बेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एस.के. धर कमेटी। उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट चलते रहे, जेबीपी कमेटी आई। जेबीपी कमेटी मैंने कहा कि अगेन ये दिस रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब जेबीपी कमेटी में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभी पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। अब प्रोटेस्ट स्टिल कंटिन्यूड फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। 1953 में द देन गवर्नमेंट वर फोर्स्ड टू मेक अ कमीशन, फजल अली कमीशन, एंड दिस फजल अली कमीशन गिव 4 factors that can be made as a basis of state reorganization। और इन 4 factors में कोई एक भी हो तो गवर्नमेंट कैन गो फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। उसमें से एक लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी थी, बाकी आप पढ़ लेंगे। और इस रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया, और 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज इन्होंने रिकमेंड की थी। एग्जैक्टली सेम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, आप देख लेंगे। इसके बाद ही एंड फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन में आया था। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन है। नेक्स्ट क्लास में हम जस्ट अ मिनट
यस, नेक्स्ट क्लास में हम आपका जुडिशरी और जुडिशरी और 5 and 6 हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आई होप दिस क्लासेस आर होपफुल एंड फ्रूटफुल टू यू. जो जेन्युइनली सुनना चाहेंगे, आई नो दीज आर लेंदी बट दीज आर मीन टू बी लेंदी ना.